अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 से दिस वन अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें हम देखेंगे कि डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कहाँ मूव करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन कम मिकदार वाली जगह की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअली में ये किसने ड्राइव किया था? अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये लॉ ड्राइव किया था थॉमस ग्राहम, जिसका लाइफ पीरियड है 1805 से 1869 तक का। तो थॉमस ग्राहम ने ये लॉ दिया था। एक्चुअली में ये लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लॉ बताता है हमें गैसियस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में, कि जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट का, या जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, रेट का नाम दे सकते हैं। रेट के अलावा हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो किस तरह से उसका रिलेशन होता है डेंसिटी के साथ। मींस कि अगर हमारे पास गैसेस हैवी हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन क्या होगा। अगर गैसेस हमारे पास लेस वेट है तो उनकी स्पीड क्या होगी, मीन उनका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, कि वो किस स्पीड से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगी। अब अगर हम इसके स्टेटमेंट पे आते हैं तो स्टेटमेंट इसकी कुछ यूं है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन, मतलब हम दोनों को सेम टर्म में यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the is inversely proportional to square root of density। ठीक है, अब किस तरह से आ जाता है, यह हम इसको सिंपल कह सकते हैं। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी कह रहे हैं तो जो टेम्परेचर होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमारे पास कांस्टेंट कंडीशन है वो कौन सी है, टेम्परेचर है, एंड सेकंड वन कौन सी है, प्रेशर की हम बात करते हैं। अब जैसे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन किया रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन, मींस हम यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद हमने स्टेटमेंट में क्या टर्म यूज की है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मीन यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल की टर्म लगाएंगे। इनवर्स का मतलब है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/, मतलब इनवर्स में आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। हमने लिया स्क्वायर रूट और नीचे क्या मेंशन की, डेंसिटी। तो ये जो इक्वेशन थी ये पूरी तरह स्टेटमेंट को मेंशन कर रही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ पे खत्म करते हैं, रेट को हम सिंपल लिखते हैं आर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे हम कांस्टेंट लगाते हैं मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। अब ये एक्चुअल में ये मेंशन कर रहा है इनवर्स का मतलब क्या है, कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल जो है जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होंगे तो उनकी जो स्पीड होगी, रेट मीन हम स्पीड की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, उनकी डिफ्यूजन की जो स्पीड होगी वो इनवर्स होगी डेंसिटी के। मीन्स अगर उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उनकी स्पीड कम होगी, अगर उनकी डेंसिटी कम है तो उनकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि जो लेस वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पीडली मूव करते हैं और जो हैवी वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस स्पीडली मूव करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम ये एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं फॉर टू गैसेस, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज वी हैव टू गैसेस, वी हैव टू गैसेस, ठीक है जी। अब टू गैसेस हमारे पास कौन सी हैं, एक हमारे पास है गैस 1 और दूसरी हमारे पास कौन सी है, गैस 2। अगर हम गैस 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे, रेट का सिंबल हमारे पास सिंपल क्या होगा, आर। तो हम गैस 1 के लिए लिख लेते हैं R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट D1। और सेम इसी तरह गैस 2 के लिए हम क्या लिखते हैं कि R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द D2। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे तो ये टर्म किस तरह से आ जाएगी, K ओवर स्क्वायर रूट D1। इसको इस तरह से भी राइट किया जा सकता है क्योंकि K जो होगा वो 1 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह R2 इज इक्वल K ओवर स्क्वायर रूट D2। और अगर हमने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो D1 जो होगा वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें D1 इस साइड से कैंसिल हो जाएगा और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, फार्मूला को यूं लिखा जाएगा R1 क्रॉस D1। सेम इसी तरह इधर भी क्या होगा, दोनों साइड पे D2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल R2 क्रॉस स्क्वायर रूट D2। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक गैस 1 के लिए हमने ड्राइव किया और दूसरी हमने किसके लिए ड्राइव किया है, गैस 2 के लिए। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड करना है एंड रीअरेंज करना है। अब किस तरह से डिवाइड और रीअरेंज करना है, जस्ट सपोज देखें, राइट साइड पे इसके लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ क्या है, k डिवाइडेड बाय k है, ठीक है जी। और राइट साइड पे हमारे पास क्या मेंशन हो रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं R1 स्क्वायर रूट D1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर रूट D2, ठीक है जी। ये टर्म तो हो गई हमारे पास कैंसिल। अब हमने इनको रीअरेंज करना है। अब इनको रीअरेंज करने का क्या तरीकाकार है, ये रेट 1 है, रेट 2 है, इसको हम एज इट इज इसी तरफ लिखेंगे, जबकि जो डेंसिटी है इसको हमने दूसरी ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। तो हम कुछ इस तरह से कर देंगे, जस्ट सपोज आप समझ लें कि ये हमने लिख दिया R1 स्क्वायर रूट D1 R2 स्क्वायर रूट D। यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जैसे R1, अब हम इसको रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि ये जो इक्वेशन थी हमने 1 और 2 को डिवाइड किया। अब रीअरेंज हम किस तरह से करेंगे, जैसे जस्ट लाइक R1 और R2 मतलब रेट 1 और रेट 2 है, तो D1 स्क्वायर रूट D2 हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट D2 ओवर स्क्वायर रूट D1। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, R1 ओवर R2 इज इक्वल स्क्वायर रूट D2 ओवर स्क्वायर रूट D1, ठीक है जी। अब इसके आगे हम मेंशन करते हैं कि जो डेंसिटी होती है एज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम मेंशन करते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हमारे पास जो अभी इक्वेशन आई थी ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1, इसकी जो रेशियो है डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, मॉलिक्यूलर मास की। तो हम डेंसिटी की जगह पे इस टर्म्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1। ये हमने रिलेशन निकाल लिया है डेंसिटी का। M1 और M2 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास रिप्रेजेंट करेंगे गैसेस के। यहाँ तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है ग्राहम्स लॉ की। अब अगर हम इसके टॉपिक पे आते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसकी स्टेटमेंट देखी है और इसमें कैलकुलेशन देखी है कि अगर हमारे पास दो गैसेस होती हैं और उनकी इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिलेशन ये आता है, जो कि रिलेट करता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है वो किससे रिलेट करता है, मॉलिक्यूलर मास से। कि अगर मॉलिक्यूलर मास हाई है तो गैसेस स्लोली स्पीड से डिफ्यूज करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास स्लो है तो गैसेस फास्ट स्पीड में मूव करेंगी। अब अगर हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन एक्चुअल में किसे कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी दी गई थी, एक होता है एक्सपेरिमेंट या एक होती है जस्ट लाइक वेरिफिकेशन और एक होती है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को डेमो दे के मीन उसका प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थॉमस ग्राहम ने डिमॉन्स्ट्रेशन दी लॉ की, जिसे हम वही नाम दे रहे हैं ग्राहम्स लॉ की। अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन क्या थी, एक्चुअली में वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस डिफ्यूज करती हैं तो मॉलिक्यूलर मास का उन पे क्या इफेक्ट होता है। तो इस मकसद के लिए क्या लिया गया, पहले हम उसका अपरेटस मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं एक ग्लास ट्यूब ली गई, ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी थी, ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमने क्या लिए, 2 कॉटन प्लग्स। 2 कॉटन प्लग्स मीन जैसे रुई होती है उसके थोड़े से टुकड़े हमने ले लिए, उसे हमने क्या नाम दिया, 2 कॉटन प्लग्स। अब एक जो कॉटन प्लग था, जस्ट लाइक हम मेंशन करते हैं 2 कॉटन प्लग हैं, एक प्लग को किसमें सोक करना है, मतलब हमने डिप करना है HCl में, और दूसरे कॉटन प्लग को हमने किसमें डिप करना है, दैट इज सोक्ड इनटू अमोनिया NH3। अच्छा जी, और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमने फाइंड आउट करने हैं, फाइंड करनी है अपनी इनकी ट्रैवलिंग स्पीड, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसके रेट का नाम देते हैं। जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, एक ड्रा करते हैं ग्लास ट्यूब, कि ये आपके पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब। हम सपोज कर लेते हैं दिस ग्लास ट्यूब इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब जब ये 100 सेंटीमीटर की ट्यूब है, एक साइड पे हम इसमें क्या करते हैं, ये एक साइड पे जस्ट सपोज हमने कॉटन प्लग लगाया,
और ये कॉटन प्लग किस चीज़ को मेंशन कर रहा है, ये कॉटन प्लग मेंशन कर रहा है अमोनिया को, और दूसरी साइड पे जो ग्लास ट्यूब के कॉटन प्लग है ये हमने किस में सोक किया, HCl में। ठीक है जी। अब अमोनिया और HCl को हमने ग्लास ट्यूब के दोनों, और ये काम सिमल्टेनियसली करना होता है कि एट अ टाइम, जस्ट सपोज ये आपके पास अगर एक ट्यूब है तो दोनों साइड पे जो कॉटन प्लग्स लगाने हैं वो एट अ टाइम लगाने हैं। वो इस वजह से है ताकि अगर हम एक प्लग को पहले लगा देंगे और एक को बाद में लगाएंगे तो इसका मतलब है पहले प्लग में तो एयर गैसेस मॉलिक्यूल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल्स ने भी मूव करना स्टार्ट किया ही नहीं है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो हमारे पास 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब थी, एक तरफ जो हमने कॉटन प्लग लगाया है वो सोक किया हुआ है HCl में, और दूसरी तरफ जो कॉटन प्लग लगाया है वो किस में सोक किया हुआ है, अमोनिया में। अब क्या होगा एक्चुअली में कि ये जो HCl के गैसियस पार्टिकल हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। और उसके अलावा जो हमारे पास अमोनिया की गैसियस पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास ग्लास ट्यूब में उसकी डायरेक्शन ये स्टार्ट हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि HCl और अमोनिया का आपस में कोई रिएक्ट हुआ है, या हमें कैसे पता चलेगा कि HCl ने कितनी स्पीड के साथ कितने रेट के साथ मूव किया है और अमोनिया ने कितने रेट के साथ मूव किया है। तो होगा कुछ यूँ कि जिस जंक्शन पॉइंट पे HCl और अमोनिया के वेपर्स मिलेंगे या बल्कि मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे एक वाइट कलर की, जिसे हम कह सकते हैं कि एक क्लाउडी फॉर्म में एक जंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या मेंशन करेगा, दिस वन मेंशनिंग क्लाउडी जंक्शन। जंक्शन कहते हैं कि जिस जगह पे मिलाप हो रहा है, और क्लाउडी मीन बादलों की तरह वाइट सा स्मोकी टाइप। अब ये असल में क्या क्यों बनता है कि एक साइड से मूव कर रहे हैं HCl पार्टिकल और दूसरी तरफ से कौन सी गैस मूव कर रही है, अमोनिया। अमोनिया और HCl जब रिएक्ट करेंगे, ये NH3 है, NHC के साथ ये एक हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा, NH4 अमोनियम क्लोराइड। तो असल में क्या बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनेंगे, जो कि क्या होंगे, क्लाउडी में व्हाइटिश फॉर्म में, जैसे क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उस तरह के फ्यूम्स बनेंगे। तो जैसे ये जंक्शन बनेगा, ये क्लाउडी फ्यूम्स बनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि HCl और अमोनिया आपस में मिल चुके हैं और वो रिएक्ट करके क्या बना चुके हैं, वो रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, अब हमने डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस किस तरह से मेजर करना है कि हमने स्टार्टिंग ग्लास ट्यूब में यहाँ पे मेजर करना है कि HCl ने कितना मूव किया है, और दूसरी साइड से मेजर करना है कि मतलब उस क्लाउडी जंक्शन से हमने दोनों साइड्स पे मेजर करना है कि अमोनिया की कितनी मूवमेंट हुई है और HCl की कितनी मूवमेंट हुई है। और अब अगर हम मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अमोनिया है हमारे पास, HCl है, उसकी अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं दैट इज इक्वल टू 40.5 सेंटीमीटर। और अगर हम अमोनिया का डिस्टेंस स्केल से मेजर करते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब थी, दैट वन इक्वल टू 59.5 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन कि जो इसका रेट था डिफ्यूजन का वो कितनी स्पीड में था, वो 40.5 सेंटीमीटर की ग्लास ट्यूब में उसने ट्रैवल किया। और जो ज़्यादा तेज़ स्पीड थी वो किसकी थी, क्योंकि हम यहाँ पे देख सक रहे हैं, ये तो एक क्लियर सी अंडरस्टूड सी बात है कि ये ज़्यादा जल्दी, इसने कम टाइम में ज़्यादा तेज़ मूव किया, तो इट्स मीन इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। और HCl ने कम टाइम में कम मूव किया है, उतने ही टाइम में कम मूव किया है, तो मीन इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हमारे पास फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारे पास था ये, जैसे R1 और R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डेंसिटी ओवर D1, और इसको हमने मेंशन किया था कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होती है। तो डेंसिटी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से। तो एक तरफ हमारे पास गैस अमोनिया है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, HCl। तो हम फार्मूला को कुछ ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2। अगर हमारे पास अमोनिया इस साइड पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, HCl। जैसे R1 R2 है तो इधर क्या था, D2 ओवर D1। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अब आप सेपरेटली फाइंड आउट कर लें कि मॉलिक्यूलर मास अमोनिया और HCl का क्या होता है। ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास H प्लस Cl आ जाएगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास प्लस 1 होता है और क्लोरीन का क्या होता है 35.5। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36.5। तो इट्स मीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5। और इसी तरह अगर हम अमोनिया का फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया NH3, तो ये क्या होगा, एक नाइट्रोजन है और साथ में क्या 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू
14 प्लस 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, 17। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है और मास हमने इनके फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, इनके एटॉमिक मैसेज को ऐड अप करके। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। रेट ऑफ अमोनिया हमारे पास कितना था, दैट इज इक्वल टू 59.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl किसके इक्वल है, 40.5 सेंटीमीटर, और स्क्वायर रूट molecular mass of HCl that is equal to 17 divided by 36.5। अब अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बोथ साइड्स पे जो आंसर आता है दैट इज 1.46 एंड 1.46, मींस राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो चुकी हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ने ये प्रूव किया दैट, मतलब ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो चुका है कि जो रेशो होती है दोनों गैसेस की वो किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मैसेज, या हम कह सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम सिर्फ अमोनिया को देखते हैं तो अमोनिया का रेट इसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम HCl को देखते हैं तो HCl का मास इसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस इक्वेशन के जरिए और इस डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए हमारे पास प्रूव हो चुका है दैट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटीज। तो हम यहाँ पे जब दोनों तरफ आंसर इक्वल आ जाएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस ग्राहम्स लॉ इज वेरीफाइड। तो बेटा आज का ये हमारा लॉ था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसकी स्टेटमेंट देखी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि ये रेट किस तरह से दोनों साइड इसकी इक्वल आती हैं। देन हमने इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखी और ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी है, और अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर इसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।